हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनजी मैथमेटिक्स। जैसा कि अब तक आप सबको क्लियर है कि हम यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आए हैं बहुत सारी PYQs की सीरीज़, जिसमें सबसे पहली हमने कौन सी शुरू की है, द वन एंड ओनली PYQ किंग मास्टर कैडर। जो भी बच्चे आगे आने वाला पंजाब मास्टर कैडर या फिर हरियाणा का या फिर किसी भी स्टेट का मास्टर कैडर टारगेट कर रहे हैं, या फिर TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का पेपर टारगेट कर रहे हैं, या फिर PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का एनी मैथमेटिक्स एग्ज़ाम, जिसमें इस सीरीज़ का आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगा, ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने को मिलें, उनके कॉम्बिनेशंस देखने को मिलें कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि आप सब उन सबको अटेम्प्ट कर सकें। तो अब हम लेकर आए हैं आज पार्ट 4 उस सीरीज़ का। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। एनजी मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल, नेहा रानी, MSc मैथमेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट एज यू ऑल नो, CSIR नेट मैथमेटिक्स ऑल इंडिया रैंक 4, मास्टर कैडर ऑल इंडिया रैंक 6। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्स, PhD एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर किए हैं, जैसे कि TIET ऑल इंडिया रैंक 1, CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, SCT 5 एंड अदर देन दैट 8 से ज़्यादा सालों का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस मैथमेटिक्स का रहा है स्टूडेंट्स को। और ये रही हमारी हैशटैग की सीरीज़ NG PYQ, वन एंड ओनली NG मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है तहे दिल से। चलिए आगे देखते हैं आज हम क्या लेकर आए हैं। हम लेकर आए हैं पार्ट 4 किस सीरीज़ का, मास्टर कैडर के एग्ज़ाम का, जो कि मास्टर कैडर हमने लिया हुआ है पंजाब मास्टर कैडर 2016 का क्वेश्चन पेपर लिया हुआ है, जो हम कम्प्लीटली विद सोल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं। उसके साथ साथ शॉर्टकट्स, टिप्स और ट्रिक्स भी आपको बताए जा रहे हैं, जिनसे कि आप उन लेंथी क्वेश्चंस को, जो कि हमें देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उनको आप विद इन सेकेंड्स जो है सॉल्व कर सकें। पर इस यूट्यूब चैनल पर क्या होगा, साथ ही साथ आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो जाएगी कि उन क्वेश्चंस के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर। आज के पिछले 15 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर हम वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, उनको देख सकते हैं। आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिस पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 सबसे पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द नॉर्मल टू अ गिवन कर्व। कोई भी कर्व हो हमारे पास, कोई भी फंक्शन हो, YX फंक्शन हो, कोई भी कर्व हो, जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इन चारों में से ABCD, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 होगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। डी कह रहा है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा नोट हम सबको देखना चाहिए कि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन होती क्या है। टेंजेंट लाइन वो लाइन है जो किसी भी कर्व को एग्जैक्टली एक पॉइंट पर टच करे, उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। विद द सेम स्लोप एज द कर्व dy/dx एट दैट पॉइंट। अगर उस पॉइंट पर आप डेरिवेटिव की वैल्यू निकालोगे dy/dx, वो ही उसका उस टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है। अंडरस्टूड। अब नॉर्मल लाइन क्या होती है, टेंजेंट लाइन सबको क्लियर होगी, वो उस कर्व को एक पॉइंट पे टच करेगी। नॉर्मल लाइन क्या होती है, जो लाइन परपेंडिकुलर हो टेंजेंट लाइन के उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। चलिए इसे थोड़ा सा और हम बारीकी से देखते हैं। ये लीजिए, हमारे पास एक ग्राफ भी तैयार है। ये हमने ले ली पॉजिटिव y एक्सिस, ये हमारा रहा पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस आएगा, सॉरी यहाँ पर ऊपर हमारा क्या आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव y एक्सिस। हाँ जी, ये हमने ले ली कर्व, YX फंक्शन कर्व ले ली हमने। एक सिंगल पॉइंट पर मेरी टेंजेंट लाइन टच करके जा रही है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन टच कर रही है कर्व को। अब टेंजेंट लाइन, ये ग्राफ हमने पर्टिकुलरली क्यों लिया, ताकि आपको क्वेश्चन का विजुअलाइजेशन हो सके। क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, उसने बोला कि जो नॉर्मल है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। चलिए देखिए, अब टेंजेंट लाइन क्या है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है,
टेंजेंट लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब हमने क्या पढ़ा कि जो नॉर्मल लाइन है, हमने क्या पढ़ा था कि जो नॉर्मल लाइन होती है वो टेंजेंट लाइन के भी परपेंडिकुलर होगी उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। इसका मतलब जो मेरी नॉर्मल लाइन है वो कुछ इस तरह से होगी। नॉर्मल लाइन जो होगी मेरी वो टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर आ गई, ये रही परपेंडिकुलर, और एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा था। अब कंडीशन पूछ रहा है कि हमारी नॉर्मल लाइन जो होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई है। वो कब हुआ? जब मेरी टेंजेंट लाइन जो थी वो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर थी। उस केस में नॉर्मल लाइन मेरी क्या आ गई? एक्स एक्सिस के पैरेलल। क्लियर? चलिए अब देखिए, अब जो मेरी टेंजेंट लाइन है वो मेरी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है। इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब वो जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप क्या आ गया? स्लोप क्या होता है? टैन थीटा। थीटा क्या होता है? जो एंगल टेंजेंट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। यहाँ पर मेरी टेंजेंट लाइन क्या है? परपेंडिकुलर टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो एंगल कितना बना रही है? 90 डिग्री। क्लियर? एंड tan 90 डिग्री इज समथिंग इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी आ गया। चलिए अब अगर मैं इस चीज़ को जो है स्लोप हमारा m1 ले लूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना दो तरीके हैं, मैं आपको दो तरीके जो हैं इस क्वेश्चन के बता रही हूँ, ठीक। तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अब मेरा नॉर्मल लाइन क्या है? नॉर्मल लाइन, हमें नॉर्मल लाइन का स्लोप निकाल लें। नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा? पहले तो नॉर्मल लाइन का स्लोप देखो जी, नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या होगा? नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या होगा हमारे पास? अगर इसका स्लोप मैं m2 ले लूँ, मेरी टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर टू नॉर्मल लाइन है, तो दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप्स की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी? -1 आ गई। तो मेरा m1 इंटू m2 स्लोप्स की प्रोडक्ट क्या आ गई? -1 आ गई। अब टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होता है उसको हम क्या लिखते हैं? dy/dx इंटू नॉर्मल लाइन का स्लोप इज इक्वल टू -1। इसका मतलब मेरा नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या आ गया? ये उधर चला गया dy/dx -dx/dy, तो ये मेरा स्लोप आ गया। ये पहला तरीका है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्लोप है ना वो निकल के कैसे आ जाएगा। हमारा टेंजेंट का स्लोप क्या था? हमारा टेंजेंट का स्लोप था dy/dx, तो नॉर्मल का स्लोप क्या आ गया? -dx/dy, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखिए अच्छे से, नॉर्मल का स्लोप और किस तरीके से निकल कर आ सकता है तो ये एक लाइन ही। अब नॉर्मल लाइन मेरी क्या जा रही है? एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो इसका स्लोप क्या आएगा? tan फाई। फाई क्या है? जो ये नॉर्मल लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, और ये नॉर्मल लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना क्या रही है? 0 डिग्री। तो मेरा क्या आ गया? फाई 0 डिग्री। tan 0 क्या होता है? 0। इसका मतलब मेरा स्लोप dx/dy क्या आ गया? 0। क्लियर? एक तो ये तरीका हो गया आपका कि आप थ्योरेटिकली इसको सॉल्व कर सकते हो, या दूसरा तरीका क्या है कि आप दिमाग में ही ग्राफिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि हाँ ऐसा करके नॉर्मल लाइन है मेरी, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो उसका स्लोप क्या आ जाएगा? उसका स्लोप क्या आ जाएगा? टैन ऑफ एंगल 0 है तो 0 डिग्री आ गया। उसके बाद आपको स्लोप का पता होना चाहिए कि ऐसे करके -dx/dy, तो भी सोल्व हो सकता है। तो मेरे कहने का तरीका क्या है कि या तो आप इसको पूरा थ्योरेटिकली सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको विजुअली ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो। आपको विजुअलाइजेशन होनी चाहिए कि मेरी नॉर्मल लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो मेरी टेंजेंट लाइन पक्का से क्या होगी? एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाएगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि इन चारों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और हमारी कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हुई है? dx/dy इज इक्वल टू 0। तो चलिए ऑप्शन को टिक कर लेते हैं, ये रहा dx/dy इज इक्वल टू 0। ये हमारा ऑप्शन जो है वो निकल कर आ गया। यहाँ पर हम कलर चूज़ कर लेते हैं, ये हमारा ऑप्शन निकल कर आ गया dx/dy इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो या तो आप इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व कर लें, यहीं पर हमने दोनों तरीके कर लिए, या थ्योरेटिकली भी आप पूरा कंसेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है e⁻⁴ log ऑफ sin x की। इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है।
चलिए, जिनको तो अच्छे से पता होगा उनको तो क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन एक लाइन का भी नहीं है, बट क्योंकि हम यहाँ पर हमारे चैनल का पर्पज़ ही क्या है कि बहुत डेप्थ में हमें आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने हैं। तो ये देखिए, हमें ग्राफ्स के थ्रू मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करवा रही हूँ। ये मेरा जो ग्रीन लाइन का कर्व है ये हमारा e⁻x फंक्शन का है। ये ब्लू लाइन का जो कर्व है ये log x फंक्शन का है। और ये जो रेड लाइन का कर्व है ये y=x फंक्शन का है। तो आप सबको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि जो e⁻x फंक्शन का ग्राफ है और जो log x फंक्शन का ग्राफ है ये एक तरह से मिरर इमेज का काम कर रहे हैं y=x लाइन के दोनों साइड, मिरर इमेज का। ये दोनों फंक्शन क्या हैं और ये ग्राफ ऐसा कब बनता है जब ये मिरर इमेज का काम कर रहे हो y=x के अलोंग, जब ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन हो। तो ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन हैं। और इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप f इन्वर्स ऑफ f(x) करते हैं इक्वल्स टू 1, सॉरी इज इक्वल्स टू x निकल कर आता है, आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है। ठीक, और ये देखिए हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर भी करा है। ये फंक्शन कौन सा है, ये किस फंक्शन का ग्राफ है, e⁻log x का। ये e⁻log x फंक्शन का ग्राफ है जो कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन गया y=x, दिस इज इक्वल्स टू x। अब आप सोचोगे कि ये नीचे की तरफ क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ द कॉमन डोमेन। कॉमन डोमेन की तरफ से ये हमारा पॉजिटिव रियल लाइन की तरफ ही चलेगा। क्लियर है, ये हमारा क्या चलेगा, कॉमन डोमेन। ये देखिए, ये e⁻x फंक्शन है ना, e⁻x फंक्शन की डोमेन कौन सी है, e⁻x फंक्शन की क्या डोमेन है, पहले तो ये अच्छे से देखो, e⁻x फंक्शन की डोमेन और log x फंक्शन की डोमेन। हाँ जी, कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में कि e⁻x फंक्शन और log x फंक्शन की डोमेन क्या है। बिल्कुल से आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये ग्राफ आप सबके सामने पड़ा है, log x फंक्शन की डोमेन आप बताइए मुझे, और e⁻x फंक्शन जो है e⁻x फंक्शन की भी आप मुझे डोमेन बताइए। मैं अब वेट करूँगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए नीचे। तो कॉमन डोमेन की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव रियल एक्सिस पर इन दोनों की डोमेन आएगी, कॉमन डोमेन। वहाँ पर ये दोनों इन्वर्स फंक्शन हैं एक दूसरे के, तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, सिर्फ x। क्लियर, f इनवर्स ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू x। अब क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं। तो e⁻log ऑफ सम फंक्शन, e⁻log ऑफ सम फंक्शन ये हमें दिया हुआ है, और e⁻log ऑफ u, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन हैं तो ये u आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। तो चलिए इसे इजीली सॉल्व करते हैं। sin x का इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है कोई भी ले सकते हैं। इन्होंने a b c d सभी ऑप्शंस में p ले रखा है तो हमने p ही ले लिया, सच दैट जो हमारा p है वो हमारा कांस्टेंट ऑफ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, तो चलिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर क्या आ गया, माइनस ऑफ cos x प्लस p। ये हमारा ऑप्शन सिलेक्ट हो गया, माइनस ऑफ cos x प्लस p, जहाँ पर हमारा p क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आप सबके कमेंट्स का वेट करूँगी। जो भी इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहा होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा e⁻x फंक्शन का डोमेन, log x फंक्शन का डोमेन। चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 2 to 3 जिंटेक्स फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें दिया हुआ है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने कल ही क्वेश्चन किया था इसका। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जी क्या होता है ये देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये हमेशा हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर प्रोवाइड करवाएगा लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x। एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं जिन्हें कल नहीं भी समझ आया होगा। देखिए अच्छे से देखिए, हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। ये रही हमारी रियल लाइन, ये रहा 0, ये रहा 1, यहाँ पर 1.1 कहीं कंसिडर कर लेते हैं हम, यहीं पर होगा कहीं। तो हमें क्या देखना है, हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। कुछ भी नहीं करना आपने, लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में सबसे पहले जो इंटीजर मिल जाए वही इसका आंसर है। लेफ्ट साइड में सबसे पहले जो इंटीजर मिल जाए वही इसका आंसर। ऐसे ही 2.1,
ये रहा कहीं 2, यहाँ पर कहीं 2.1 होगा। तो लेफ्ट में सबसे पहले जो इंटीजर मुझे मिला वो कौन हो गया? 2। तो इसका आंसर 2 आ गया। इसी तरह अगर मैं -5.1 का देखूं, ये देखिए रियल लाइन, ये 0 कहीं होगा, यहाँ पर कहीं -5, कहीं -6 होगा, यहाँ पर मेरा -5.1 कहीं आएगा। तो इमीडिएट लेफ्ट साइड में जो मुझे सबसे पहला इंटीजर मिल गया -6, वही मेरा आंसर है। क्लियर? तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इस तरह से काम करता है। अब उसने मुझे कहाँ पूछ लिया है? उसने मुझे पूछ लिया है 2 और 3, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या हैं? 2 और 3, 2 और 3 के बीच में। अब 2 और 3 के बीच में देखो, सपोज यहाँ पर 2.1 आ गया, तो इमीडिएट लेफ्ट हैंड इंटीजर कौन सा आ गया? मेरा 2। इसलिए 2 और 3 के बीच में सारे कहीं क्या वैल्यू ले रहा है? ये 2 वैल्यू ले रहा है, क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट हैंड इंटीजर, चाहे मैं 2.2 लूँ, चाहे मैं 2.3 लूँ, कोई भी लूँ, इमीडिएट लेफ्ट हैंड इंटीजर मुझे 2 मिल रहा है। इसलिए 2 और 3 के बीच में ये सारे जगह वैल्यू कौन सी ले रहा है? 2। तो इसका मतलब मुझे अगर इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, सबसे पहले तो 2 और 3 के बीच में मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सी वैल्यू लेगा? 2 वैल्यू लेगा। तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये मेरा 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 2 to 3 dx आ गया, विच इज़ इक्वल्स टू 2। ग्रेटेस्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आएगा? x आ गया, लिमिट्स 2 to 3। हाँ जी, क्या आ जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 into 1, क्या आंसर आ गया मेरा? 2। चलिए मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए ऑप्शन इज द आंसर। क्लियर? समझा अच्छे से आपको? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ भी यहीं पर पड़ा है और हमने सोल्व करके भी देख लिया। सबसे पहले हमने क्या किया? ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पुट की, फिर हमने क्योंकि वो कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, फिर हमने 1 का इंटीग्रेशन किया, x आ गया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर इज 2। ए ऑप्शन इज द आंसर। आई होप आप सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 to π/2, इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 to π/2 sin x और dx, sin x एंड dx, sin x का फंक्शन है। चलिए अब इसको देखते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले तो sin x का इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो, माइनस cos x आ जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट। हाँ जी, कैसे सॉल्व करते हैं? एक सेकेंड, यहाँ पर हम इसको अच्छे से लिखते हैं। क्या आ जाएगा? माइनस हमें बाहर रख लेते हैं, माइनस से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा cos x आ गया, लोअर लिमिट आ गई, अपर लिमिट आ गई। हाँ जी, माइनस क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जी, माइनस। अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। cos 90 की वैल्यू 0, यहाँ पर तो cos 90 0, माइनस ऑफ cos -90 की वैल्यू क्या होती है? अब इसको अच्छे से देखो, यहाँ पर हमारा cos का फंक्शन का ग्राफ बिल्कुल तैयार पड़ा है, बिल्कुल तैयार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सभी के सभी चीज़ें ग्राफिकली समझाई जाएंगी, बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। ग्राफिकली सारी की सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारे शॉर्टकट्स, टिप्स और ट्रिक्स, ताकि आप इन क्वेश्चंस को सेकंड्स में सोल्व कर सको विद डेप्थ में कंसेप्ट की क्लैरिटी। चलिए अब कॉस फंक्शन का ग्राफ ये देखिए, कॉस फंक्शन का ग्राफ क्या है? क्लियर है कि कॉस फंक्शन जो है हमारा इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन कैसे? जो ये वैल्यू वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में ले रहा है, वही वैल्यू ये वाई एक्सिस के राइट साइड में ले रहा है। कॉस ऑफ -x की जो वैल्यू है वही cos x की वैल्यू है। आप अच्छे से देख सकते हैं कि वाई एक्सिस के आसपास ये रही हमारी वाई एक्सिस के आसपास ये मिरर इमेज का काम कर रहा है। जो वैल्यू ये यहाँ ले रहा है वही वैल्यू ये यहाँ ले रहा है, और ये दोनों पॉइंट्स है क्या? π/2 1.57 माइनस π/2 माइनस 1.57, π/2 पे भी इसकी वैल्यू 0 है, माइनस π/2, π/2 पे भी इसकी वैल्यू 0, माइनस π/2 पे भी इसकी वैल्यू 0। ये इवन फंक्शन का ग्राफ हो गया और वैल्यूज़ भी हमको क्लियर हो गई। तो चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया? माइनस ऑफ 0 माइनस, इवन फंक्शन है तो cos ऑफ -x इज इक्वल्स टू cos x, cos 90 0, आंसर क्या आ गया मेरा? 0।
चलिए हमारा एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया। हमारा आंसर क्या निकल कर आ गया, जी। इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 टू π/2 sin x dx का आंसर क्या निकल कर आ गया, 0। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ देखने वाली है कि आप ना यहाँ पर एक सेकेंड, इसको हम इरेज करते हैं। डेफिनेट इंटेग्रल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, वो आप अच्छे से देख सकते हैं। आई गेस +2 आर डी शर्मा के मैथमेटिक्स में होगा या +1 आर डी शर्मा में होगा, एनसीईआरटी मॉडर्न मैथमेटिक्स जो भी +1 +2 में भी हमने पढ़ा है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आप अच्छे से, अगर आपको उन चीज़ों की भी नॉलेज हो तो वो भी आपके बहुत काम आ सकती हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में ही ये हमारी एक प्रॉपर्टी है कि अगर इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a, अगर कोई हमारे पास ऑड फंक्शन हो, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या था, हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a हमारा क्या था, π/2। इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a कौन सा फंक्शन था, sin x। sin x क्या है, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन मीन्स साइन ऑफ -x इज इक्वल्स टू -sin x। तो इस केस में क्या होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a अगर ऑड फंक्शन हमें दिया हो तो उसका आंसर 0 ही आ जाता है। तो ये चीज़ भी आप जो है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ में आप पढ़ सकते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आप अच्छे से उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कि इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, sin x ऑड फंक्शन है, cos x इवन फंक्शन है, tan x जो है हमारा वो क्या होता है, tan x हमारा जो है वो ऑड फंक्शन है। तो इन सब चीज़ों को आप टिप्स पर रख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 रूट ऑफ sin x ओवर रूट ऑफ sin x रूट ऑफ cos x dx। ये क्वेश्चन हम आपने बहुत ज़्यादा बार पढ़ा होगा। आई थिंक +1 +2 में कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन पक्का से होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में। पिछले वाला क्वेश्चन जो हमने किया ना, अभी जो हमने 19th क्वेश्चन किया, वो भी पक्का से डेफिनेट इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सोल्व करते हैं, 20th क्वेश्चन को। इस इंटीग्रेशन को हम क्या ले लेते हैं, आई ले लेते हैं। अब हमने पढ़ा हुआ है डेफिनेट इंटीग्रेशन, तभी मैंने आपको कहा कि आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of a plus b minus x dx। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। अब हमारे पास a क्या गिवन है, 0, b क्या गिवन है, π/2। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 f of x dx is equals to integration from 0 to π/2 f of π/2 minus x dx। a प्लस b माइनस x dx हमने सब्सिट्यूट कर दिया। तो इसका मतलब मेरा जो ये i इंटेग्रल है, i इंटीग्रल, ये क्या आ जाएगा, 0 to π/2 रूट ऑफ साइन ऑफ, मैं π/2 माइनस एक्स सब्सिट्यूट कर सकती हूँ, तब भी वैल्यू सेम ही रहेगी आई की। तो हमने सब्सिट्यूट कर दिया सारे के सारे फंक्शन में x की जगह π/2 माइनस ऑफ एक्स, π/2 माइनस ऑफ एक्स। अब ये देखिए ये किसके बराबर निकल कर आ गया, 0 to π/2 sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, नीचे sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर? कुछ भी ना समझ लगा हुआ आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपके पास पेन और नोटबुक है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। हम थोड़ा सा इरेज करेंगे। तो चलिए अब हम ये जो प्रॉपर्टी हमने लिखी थी इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। जी ये देखिए यहाँ पर ये रूट था। ठीक है, क्लियर? अब देखिए इसे हम इक्वेशन 1 मान लें, इसे हम सारी को इक्वेशन 2 मान लें। ऐड 1 and 2 करो, ऐड 1 and 2। तो लेफ्ट साइड में क्या था, इधर भी आई है, इधर भी आई इंटेग्रल ही है, तो आई प्लस आई 2i,
और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में ये रहा और ये रहा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इंटेग्रल क्या बन जाएगा मेरा 0 to π/2। बिकॉज नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर न्यूमरेटर हमारा ऐड हो गया, तो हमारा ये चला गया। ठीक, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। लेफ्ट साइड में दोनों में आई था तो ऐड होकर 2y, राइट साइड में दोनों में डिनोमिनेटर जो था वो नीचे, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पर भी वही था, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर वही था, सेम था, तो इसलिए मेरे न्यूमिनेटर्स जो थे वो ऐड हो गई। तो यहाँ तक आपको क्लियर, ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनकर आ गई। हम ये नीचे वाला सारा इरेज कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो चलिए 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो गए। हमारा न्यूमरेटर भी वही है जो डिनोमिनेटर है, कैंसिल हो गया। तो हमारा ये क्या बच्चा 1 dx इंटीग्रेशन x लोअर लिमिट अपर लिमिट, हाँ जी क्या आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2। तो मेरा 2i इज इक्वल्स टू π/2 आ गया। तो इसका मतलब मेरा i इज इक्वल्स टू क्या आ गया π/4। तो मेरा फाइनल आंसर जो है वो क्या आ गया π/4। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्या थी, ये हमारे पास, मैंने पीछे यही बताया आपको कि आप ना डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अच्छे से पढ़ें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कोई भी मास्टर कैडर का एग्ज़ाम है, टीजीटी पीजीटी है, उनका सिलेबस आप +1 +2 से ही समझें स्टार्ट। क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपको, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको पक्का से +1 +2 की बुक में मिल जाएगा, और ऐसे ही ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको मिल जाएगा। i इज इक्वल टू दोनों तरफ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में हम f(a + b - x) कर लेते हैं, a लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, b अपर लिमिट। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f(a + b - x) dx। तो ये क्वेश्चंस आपको +1 +2 के मैथमेटिक्स में आराम से मिल जाएंगे, इसलिए +1 +2 का सिलेबस कवर करना बहुत ज़रूरी है। हम इस सीरीज़ के बाद जो PYQs के सीरीज़ हैं उनके बाद हम मैथमेटिक्स पर जो इस तरह के मैथ्स हैं, जैसे कि +1 +2 के RD शर्मा के हो गए या NCERT के हो गए, या फिर हायर मैथमेटिक्स जो है उनकी भी सीरीज़ लेकर आएंगे। तो यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें। और इसके बाद इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से एक बार फिर से बैक जा कर के देख सकते हैं। वीडियो को डाउनलोड कीजिए, सेव करके रखिए और इनको बार बार रिवाइज़ कीजिए। ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे ये सभी के सभी क्वेश्चंस। और यहाँ पर मुझे कमेंट करना ना भूलें कि e⁻x फंक्शन की डोमेन क्या है, log x फंक्शन की डोमेन क्या है। इसका मैं आप सबका वेट करूँगी कमेंट का। तो चलिए आज के लिए हमारे जो आज के 5 क्वेश्चंस थे हमने कवर कर लिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना यूट्यूब चैनल को ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितने ज़्यादा लोगों तक हो सके इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और हम बहुत सारी सीरीज़ आप सबके लिए लेकर आ सकें। थैंक यू सो मच।